डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी का अपराध पर एक्शन, कहा ऑपरेशन प्रहार अपराध मुक्त ही है पहल। अपराध मुक्त उत्तराखंड है हमारा संकल्प, देवभूमि अपराधियों से मुक्त होनी चाहिए। सीएम धामी ने कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की आभार रैली को किया संबोधित, कहा पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए किया। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल, हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर किया प्रहार, कहा भू माफिया और अवैध खनन है बेलगाम, पुलिस प्रशासन है सुस्त। गदरपुर में जंगल में आग पर वन विभाग पूरी तरह सतर्क, कर्मचारियों की ड्यूटी तय, निगरानी बढ़ी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या और बढ़ते अपराधों के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि पूरी तरह से स्वच्छ और साफ होनी चाहिए और कानून व्यवस्था से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन प्रहार की मुख्य बातें हैं। मुख्यमंत्री ने मामले में लापरवाही बरतने वाले कुठालगेट चौकी इंचार्ज पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। लक्ष्य है राज्य में ड्रग्स, भूमाफिया और आपराधिक गतिविधियों को जड़ से खत्म करना। धामी सरकार के अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अपराधियों को ढूंढकर राज्य भर में कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि देवभूमि की सुरक्षा और अस्मिता सर्वोपरि है। देवभूमि पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और अपराध मुक्त होनी चाहिए, ये हमारा संकल्प है। पिछले दिनों जरूर कुछ एक घटनाएं आई हैं जो बहुत दुखद भी है और हमारे लिए एक तरह से चुनौती भी है कि हम इन सब घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, इनकी पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। ऑपरेशन प्रहार पुलिस विभाग ने शुरू किया है और उसके तहत बहुत सारे जो अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं या पेशेवर अपराध में शामिल हैं, उन सभी को पकड़ने के लिए और जितने यहाँ पर हॉस्टल हैं, क्योंकि देहरादून में हजारों बच्चे देश के भी दुनिया के भी यहाँ पर शिक्षा के लिए आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो उन सभी की छानबीन कर रहे हैं और हॉस्टल संचालकों को भी चूंकि इसमें सहयोग करना होगा सभी को, और सभी का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी खंगाल रहे हैं। जांच अभियान भी तेज किया है, रात में जो गश्त इत्यादि के जो पुलिस के द्वारा किए जाने हैं उसको भी पूरी तरह से नियमित किया जा रहा है। पूरी सख्ती की जाएगी, किसी भी कीमत पर कोई भी अपराधी होगा, जिसने भी अपराध किया है उन सब में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और पूरी सख्ती से जीरो टॉलरेंस के तहत इस पर भी काम होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित आभार रैली में प्रतिभाग किया। उन्होंने कर्मचारियों द्वारा व्यक्त किए गए सम्मान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश की देवतुल्य जनता को समर्पित बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आस्था, संस्कृति और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ नगर निकायों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है, विशेषकर चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और कुंभ जैसे आयोजनों के दौरान। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासित किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है और चरणबद्ध तरीके से सभी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय कर्मचारियों एवं पर्यावरण मित्रों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन करना, चारधाम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को अतिरिक्त मानदेय प्रदान करना, वर्दी एवं स्नोबूट हेतु 2500 की सहायता, स्वास्थ्य एवं कल्याण योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान, 5 लाख का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लागू करना, ईपीएफ एवं ईएसआई लाभ सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करना,
संविदा कर्मचारियों का वेतन 7,500 से बढ़ाकर 15,000 करने के साथ ही कई और निर्णय लिए गए हैं। किसी भी राज्य की जो विकास है इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कर्मचारियों की भूमिका क्या है, काम करने वाले लोग कैसे हैं। इसलिए राज्य के विकास में कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और यदि उसमें भी हम निकाय के कर्मचारियों की बात करें तो हमारे निकाय कर्मचारियों की भूमिका तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है, सामान्य कर्मचारियों से और अधिक, क्योंकि आप लोग हमारी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है। देहरादून में लगातार हो रही अपराध की घटनाओं पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजधानी में रायपुर रोड में पहले भी बार और पब थे, लेकिन आजकल इस प्रकार की अप्रिय घटना का कारण पुलिस का सख्त होना नहीं है। हरक सिंह रावत ने कहा कि देहरादून पांवटा साहिब हाईवे पर जब हम जाते हैं तो देखते हैं हाईवे के दोनों किनारे खेतों में 4-5 गाड़ियां खड़ी रहती हैं। उन गाड़ियों में अधिकतर गाड़ियां हरियाणा और दिल्ली की रहती हैं, जिससे ये समझ में आने लगा है कि वहां प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है। ये बात सिर्फ देहरादून नहीं बल्कि हरिद्वार की भी है। प्रॉपर्टी डीलिंग कैसे बढ़ गई, यानी आज भू माफिया और अवैध खनन वाले सक्रिय हो गए हैं, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। बार तो पहले भी थे, राजपुर में बार पहले भी थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस की जो सख्ताई नहीं है, ये एकाएक जो ये कुछ समय से ये 5-7-10 महीनों में मैं देख रहा हूं। अगर आप माफ करना, आप अगर इस जो ये पांवटा साहिब के लिए रोड बनी, एक्सप्रेस रोड बनी, आप इससे जाओ पांवटा साहिब तक तो आपको हर खेतों में 5-7 गाड़ियां दिखाई देंगी, तो समझ में आ जाता है ये प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है। अब ये अचानक ऐसा, आप कहीं भी जाओ तो आपको 2-4 गाड़ियां जो है दिल्ली यूपी नंबर की और दिल्ली नंबर की, हरियाणा नंबर की 2-4 गाड़ियां आपको हर जगह दिखाई देंगी। आपको हरिद्वार में जाओ, ये अचानक, पहले भी प्रॉपर्टी डीलिंग होती थी, लेकिन मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक, मतलब मैं परसों सहसपुर जा रहा था तो बाएं भी दाएं भी हर दूसरे तीसरे खेत में 2-4 गाड़ियां खड़ी दिख रही हैं। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार सितारगंज पहुंचे पूर्व विधायक नारायण पाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया और कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ देखने को मिली। नारायण पाल के आगमन से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। कार्यक्रम में नानकमता विधायक गोपाल सिंह राणा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाया। पूर्व विधायक नारायण पाल ने कार्यकर्ताओं में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जोश भरते हुए कहा कि सितारगंज की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मजबूती देगी। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर 2027 में कांग्रेस को जीत दिलाने का संकल्प लिया। एक तरफ देश भर में गैस की किल्लत देखने को मिल रही है, जगह जगह लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं, सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं इन सब के बीच कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, जहां इसका साफ असर व्यवसाय पर देखने को मिलेगा। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी इसका असर देखा जा रहा है, जहां कमर्शियल के दाम बढ़ने के बाद भी लोग सिलेंडरों के लिए लाइन में लगे हैं। कमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़ने के बाद होटल और रेस्टोरेंट पर खान पान की सामग्रियों पर महंगाई का असर देखा गया है, जिसका असर आमजन को भुगतना पड़ेगा। दाम बढ़ने को लेकर इंडियन गैस एजेंसी जसपुर के मैनेजर ने बताया कि पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर का रेट 1990 रुपये था। अब रेट बढ़ने के बाद ये 2185 रुपये का सिलेंडर हो गया है। लगभग 195 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर रेलवे और झड़ीपानी भूमिधर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लंबे समय से सीमांकन की मांग को लेकर भूमिधरों और उत्तर रेलवे के बीच विवाद चल रहा है।
आज उप जिलाधिकारी राहुल आनंद के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से वार्ता की गई। इस दौरान मौके पर उत्तर रेलवे के अधिकारी और भूमिधर मौजूद रहे और दोनों ने सीमांकन को लेकर उप जिलाधिकारी के समक्ष अपना अपना पक्ष रखा। मौके पर उप जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग की टीम को निर्देशित किया गया कि भूमि का नाप कर जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट पेश कर मामले को निस्तारित किया जाए। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि दोनों पक्षों के दस्तावेजों को देखा गया है और दोनों का मिलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मानचित्र के अनुसार उत्तर रेलवे और झड़ीपानी भूमिधर को निर्देशित किया गया है कि जब तक राजस्व विभाग की टीम द्वारा पूरी भूमि को नापा नहीं जाता तब तक किसी भी प्रकार का विवाद नहीं किया जाएगा। विवाद जो पहले से सीमांकन का चल रहा है भूमिधरों का और रेलवे का, उसी की कड़ी में, क्योंकि पिछली बार इनके द्वारा कह दिया गया था कि नायब साहब नहीं आए इसलिए जो है हम सहयोग नहीं करेंगे। आज एसडीएम साहब खुद और नायब साहब और जिनकी ड्यूटी लगी थी वो सब लोग आए हैं और फिर बात वही उठी है कि जो 1940 में रेलवे का और भूमिधरों का विवाद पहले से तय हो चुका है और उसके आधार पर राजस्व विभाग के नक्शे में सीमा तरमीम होकर के उसमें निश्चित की जा चुकी है। उसके आधार पर जमीन नाप ली जाए, उस पर किसी को कोई विवाद नहीं है। एसडीएम साहब ने भी यही कहा है कि हम उसी नक्शे के आधार पर पहले सीमा तय करेंगे। ये देखिए काफ़ी समय से विवाद चल रहा है, जो रेलवे की पुरानी ज़मीन है रजिस्ट्रियों के अनुसार और यहाँ पे जो लोकल विलेजर्स हैं हमारे झड़ीपानी और मकड़ेती और खाला गाँव के, इनके बीच में विवाद चल रहा था कि बेसिकली डिमार्केशन लाइन की रेलवे की भूमि कहाँ से कहाँ तक है। इसी क्रम में आज दोनों के दस्तावेज देखे गए कि कौन सी रजिस्ट्री और अन्य जो म्यूटेशन है, तो इस क्रम में यही निर्णय लिया गया है कि दोनों का एक बार हम जैसे मिलान करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे केस का विवाद बार बार जिक्र आया है कि 1940 में कोई फैसला हुआ बंदोबस्त अधिकारी का, तो उसकी ओरिजिनल फाइल मूल पत्रावली को उसमें जो जजमेंट दिया गया उसको पता चल सके, उसके अनुसार मैप पे इसका मिलान किया जाएगा ताकि ये विवाद जो है एक बार में वंस एंड ऑल सेटल कर लिया जाए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पार्किंग पर वेंडर जोन बनाने को लेकर नगर पालिका को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पर्यटन नगर मसूरी में पहले ही पार्किंग का अभाव है और पर्यटन सीजन के दौरान लोगों और पर्यटकों को अपने वाहन पार्क करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका द्वारा एकमात्र पार्किंग पर वेंडर जोन बनाया जा रहा है, जिससे पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि मसूरी के एकमात्र डिग्री कॉलेज की भूमि पर नगर पालिका द्वारा अपने चाहतों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्लॉटिंग की जा रही थी। साथ ही वहां पर सुरक्षित प्रजाति के विभिन्न पेड़ों को काट दिया गया था, जिसकी याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई है, जिस पर न्यायालय द्वारा नगर पालिका को फटकार लगाई गई है और जवाब देने के आदेश दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी नगर पालिका के द्वारा बिना वन विभाग की अनुमति के एमपीजी कॉलेज की भूमि पर सड़क निर्माण, खेल का मैदान बनाने के लिए बांज के पेड़ काटे जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मसूरी नगर पालिका को झटका देते हुए वहां पर किसी भी तरह के पेड़ कटान पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि किसकी अनुमति से पेड़ काटे जा रहे हैं और कोर्ट ने नगर पालिका, राज्य सरकार और वन विभाग से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार एमपीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष और पर्यावरण प्रेमी प्रवेश राणा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मसूरी में कई प्राइवेट स्टेट्स हैं, जिसमें बाज सहित कई बहुमूल्य पेड़ हैं और हर साल इनकी देखरेख वहां पर स्थित बड़े बड़े स्कूल करते आए हैं और पेड़ लगाए जाते हैं। उन्हीं में से एक एमपीजी कॉलेज भी है, जो 2 एकड़ भूमि पर फैला है। कॉलेज के हॉस्टल की भूमि पर नगर पालिका मसूरी के द्वारा खेल मैदान और सड़क निर्माण का काम करने के लिए निविदा निकालकर बाज के कई पेड़ काट दिए बिना वन विभाग की अनुमति के, जबकि बाज के पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक 1948 का एक्ट भी है। पेड़ काटने के लिए अनुमति लेनी आवश्यक है, परंतु नगर पालिका ने किसी से कोई अनुमति नहीं ली गई। इस संबंध में उनके द्वारा 16 मार्च को नगर पालिका मसूरी को प्रत्यावेदन भी दिया, लेकिन पालिका ने उसको दरकिनार कर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने काटे गए पेड़ों की फोटो भी कोर्ट में प्रेषित की, जिसका विरोध करते हुए पालिका की तरफ से कहा गया कि काटे गए पेड़ों की फोटो वहां की नहीं है। इस पर वन विभाग की तरफ से कहा गया कि ये फोटो वहीं की है। राज्य सरकार की तरफ से भी कहा गया कि इसके लिए पालिका ने अनुमति नहीं ली गई।
सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पेड़ कटान पर रोक लगाते हुए वन विभाग, राज्य सरकार और मसूरी नगर पालिका से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में प्रतिबंधित मांस ले जाने की सूचना पर टोल प्लाजा पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब हिंदूवासी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक कैंटर को घेर लिया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और वाहन को रोककर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। इस दौरान उग्र भीड़ ने चालक के साथ मारपीट की और कैंटर में तोड़फोड़ भी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार वीरेंद्र सजवाण, नगर पालिका ईको प्रियंका आर्य, झनकट चौकी प्रभारी अशोक कांडपाल सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में लिया गया। तलाशी के दौरान कैंटर से 196 कनस्तर बरामद हुए जिनमें जानवर की चर्बी भरी बताई जा रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MS मलिक ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए। उन्होंने बताया कि सैंपलों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की पुष्टि हो सकेगी। वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। टांडा रेंज में इस वर्ष आग से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। टांडा रेंज के रेंजर रूप नारायण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल जंगलों में आग लगने से भारी नुकसान होता है। वन संपदा के साथ साथ वन्य जीवों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। इस वर्ष वन विभाग ने आग से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। जगह जगह फायर लाइन बनाई गई है, कर्मचारियों की ड्यूटी तय की गई है और निगरानी बढ़ा दी गई है। रेंजर ने बताया कि कई बार लोग मधुमक्खी के छत्तों को तोड़ने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं, जो बाद में विकराल रूप ले लेती है और पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे जंगलों में आग लगाने से बचें और किसी भी आग की घटना की तुरंत सूचना वन विभाग को दें ताकि समय रहते उसे नियंत्रित किया जा सके। 15 फरवरी से हमारा फायर सीजन शुरू हो गया है और वनों को आग से कैसे बचाया जाए इस संबंध में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। आप देख रहे होंगे पूरे जो वन मार्ग हैं, वन मोटर मार्ग हैं, इनको चारों तरफ फायर लाइनें काटी गई हैं और पर डे ड्रिल हो रही है। जो पत्तियां गिर रही हैं उसको जलाया जा रहा है। अंदर के जो जंगल हैं जहाँ पर नए प्लांटेशन हुए हैं उसके चारों तरफ फायर लाइन काटी गई हैं, उसको फायर लाइन को सफाई करके उसको जलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ, इस बार आग को आपदा घोषित कर दिया सरकार ने। तो आपदा में हमारे और भी डिपार्टमेंट हैं जो हमारा सहयोग करेंगे, जो PWD है, सिंचाई है, इरिगेशन है और ये पुलिस है, SDRF है, ये सब मिलकर इस आग को कंट्रोल करने में हमारे साथ होंगे। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं इस बार आग अगर लगेगी तो हम बहुत जल्दी इस पर काबू पा लेंगे। चंपावत जनपद के लोहाघाट स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 1 दिवसीय विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने की। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती, जिला सेवा योजना अधिकारी RK पंत एवं भाजपा नेता सतीश चंद्र पांडे सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेले में सैकड़ों युवाओं ने पंजीकरण कराकर रोजगार के अवसरों के लिए भागीदारी की। 8 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा लगभग 2000 पदों पर चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न की गई। इस अवसर पर भाजपा नेता सतीश चंद्र पांडे ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न राजपारक योजनाओं की जानकारी देते हुए युवाओं से इनका लाभ उठाने का आह्वान किया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने कहा कि इस प्रकार के रोजगार मेले युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार अवसर प्रदान करने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं और भविष्य में भी ऐसे आयोजन किए जाते रहेंगे। जिला सेवा योजना अधिकारी RK पंत ने बताया कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है और ऐसे मेलों के माध्यम से युवाओं को सीधे कंपनियों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों को चंपावत, पंतनगर, रुद्रपुर, नोएडा और हरियाणा सहित विभिन्न स्थानों पर 10,000 से 25,000 रुपए तक के वेतनमान पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।